हेलो स्टूडेंट, आज हम सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में दर्शन शास्त्र के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले बच्चों। इसे कहते हैं न्याय दर्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने सांख्य दर्शन बच्चों कंप्लीट किया। आज हम पढ़ेंगे न्याय दर्शन। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए बच्चों, तो न्याय दर्शन के अंतर्गत आपके 3 टॉपिक स्पेशली मेंशन किए गए हैं। ठीक है, अगर आपके पास सिलेबस हो तो आप देख सकते हैं कि न्याय दर्शन के अंतर्गत जो टॉपिक सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में के पाठ्यक्रम में रखा गया बच्चों, वो प्रमा, अप्रमा एवं असत्य कार्यवाद। तो बच्चों 3 टॉपिक आपके मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं आपके न्याय दर्शन के अनुसार। वैसे तो बच्चों न्याय दर्शन एक बहुत बड़ा दर्शन है, ठीक है, परंतु हमारी जो ये कक्षा है वो विशेष रूप से सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से बच्चों, तो उसके अंतर्गत हम लोग 3 टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रमा, अप्रमा एवं असत्य कार्यवाद। अगर आप लास्ट वाला लाइन देखिए बच्चों, असत्य कार्यवाद, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सांख्य दर्शन के अंतर्गत सत्य कार्यवाद पर चर्चा की थी। जब हम न्याय दर्शन के अंतर्गत बच्चों से पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए बेहद आसान होगा, क्योंकि यह सांख्य दर्शन के सत्य कार्यवाद का विरोध करते हुए, ठीक है, न्याय दर्शन में स्थापना की गई है बच्चों असत्य कार्यवाद की। बच्चों हम प्रारंभ करेंगे अपने उसी टॉपिक पे जो मुख्य परीक्षा में वर्णित है, प्रमा, अप्रमा एवं असत्य कार्यवाद। बच्चों अगर इसे दर्शन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप न्याय शास्त्र के अंतर्गत आप अध्ययन करेंगे बच्चों ज्ञान मीमांसा का। अब तक आपने सांख्य दर्शन के अंतर्गत तत्व मीमांसा का अध्ययन किया बच्चों। अब आप न्याय दर्शन के अंतर्गत ज्ञान मीमांसा का अध्ययन करेंगे। अर्थात यहाँ पर हम देखेंगे न्याय दर्शन में कि ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो मुख्यतः बच्चों न्याय दर्शन का जो केंद्र बिंदु है वो है बच्चों आपका ज्ञान। तो अगर हम लोग दर्शन के दृष्टिकोण से टॉपिक दें तो बच्चों आपको मुख्यतः पढ़ना है न्याय दर्शन के अंतर्गत ज्ञान मीमांसा, और उसमें आपको 2 टॉपिक पढ़ना है विद्यार्थियों। एक है आपका प्रमा और एक है आपका अप्रमा, और यहीं से हम अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे। बच्चों इंग्लिश में भी इसे प्रमा एवं अप्रमा ही कहा जाता है। ये शब्द आपके लिए पहली बार बच्चों आ रहे हैं, इसलिए इसके शाब्दिक अर्थ पर चर्चा करते हुए हम बच्चों आगे मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रमा, ठीक है बच्चों। तो न्याय दर्शन में ज्ञान के लिए बच्चों ध्यान देंगे, न्याय दर्शन में ज्ञान के लिए 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रमा एवं अप्रमा। प्रमा का तात्पर्य न्याय दर्शन में बच्चों होता है यथार्थ ज्ञान से। तो प्रमा का तात्पर्य है बच्चों यथार्थ ज्ञान, ठीक है। और अप्रमा जैसे कि इसके शाब्दिक अर्थ से लग रहा है बच्चों कि यह इसका विलोम विचारधारा है, इसलिए इसका होता है बच्चों मीनिंग अयथार्थ ज्ञान। बच्चों याद रखिएगा कि कभी भी आप इसे सही ज्ञान और गलत ज्ञान नहीं कहिएगा। प्रमा और अप्रमा का मीनिंग यथार्थ और अयथार्थ ज्ञान की बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आते हैं प्रमा, और इसे एक उदाहरण द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रमा और अप्रमा है क्या। अब बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बच्चों आप सपोज करिए कि एक रस्सी है, ठीक है, रूप है, और कोई व्यक्ति इस रस्सी को अंधकार में देखता है, यानी जहां पर प्रॉपर लाइट नहीं है। बच्चों आपने देखा होगा कि वह व्यक्ति उसे रस्सी न मानकर, ठीक है, उसे वो मान बैठता है सांप। तो बच्चों सांप का दिखना गलत नहीं है, क्योंकि रस्सी का जो आकार है, जो आकृति है, वो ये भ्रम पैदा कर सकती है। अगर वहां पर लाइट ना हो तो कोई भी व्यक्ति इस भ्रम का शिकार हो सकता है। तो सांप का दिखना ये कोई गलत ज्ञान नहीं बच्चों, आखिर रस्सी है तभी तो उसे सांप दिखाई दिया। अगर लकड़ी होता या कोई अन्य पदार्थ होता तो उसे सांप नहीं दिखाता। बच्चों दर्शन में यही आपको सीखना है।
ठीक है, अगर आपको रस्सी दिख रहा है, जो यथार्थ है, जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, तो अच्छा ये आपका कहलाता है प्रमा। पर चूंकि अंधकार है, प्रॉपर लाइट नहीं है, तो बच्चों आप उस रस्सी को देखकर हम और आप समझ बैठते हैं कि वहां पर कोई सांप है, कोई सर्प है। तो सर्प का दिखाई देना बच्चों, इसे ही दर्शन में, न्याय दर्शन में अप्रमा कहते हैं। और बच्चों एक चीज क्लियर कर दूं कि अप्रमा का तात्पर्य गलत ज्ञान से नहीं है। अप्रमा का तात्पर्य बच्चों यहां पर है भ्रम से, ध्यान देंगे, ठीक है। अप्रमा उत्पन्न होता है भ्रम से, अप्रमा उत्पन्न होता है संशय से, ठीक है बच्चों। संशय का मतलब होता है डाउट। तो अप्रमा हमें तब होता है बच्चों, इस प्रकार का ज्ञान तब मिलता है जब हमें भ्रम होता है। भ्रम का तात्पर्य बच्चों, जैसे कि रस्सी को देखकर हम समझ बैठे क्या सांप। इट्स नॉट अ रॉन्ग नॉलेज। सांप इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वहां पर रस्सी है, ठीक है। ये कल्पना नहीं है, रस्सी का सांप में बदल जाना हुआ ये, पर वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि वो कोई सांप नहीं, अपितु क्या है, एक रस्सी। तो न्याय दर्शन आपको यही सिखाएगा बच्चों कि कैसे आपको सिर्फ और सिर्फ रस्सी दिखाई देनी चाहिए, रियलिटी को जानना। बच्चों यहां पर ज्ञान का मतलब हुआ है यथार्थ ज्ञान से। हम और आप अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे ज्ञान प्राप्त करते हैं बच्चों, जो यथार्थ नहीं, इवन अयथार्थ की श्रेणी में होता है, ठीक है। जैसे बच्चों आपने विज्ञान में, अगर हम साइंस की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो बच्चों ये जो अप्रमा है, उसे विज्ञान की भाषा में कहूं बच्चों, तो इसे हमने आभास के रूप में पढ़ा है। इसे इंग्लिश में कहते हैं अपीयरेंस। ये एक कॉलम हम बच्चों और जोड़ सकते हैं। अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो इस शब्द से आप परिचित होंगे। याद होगा बच्चों आपको अपने बचपन का एग्जाम्पल, यदि किसी रॉड को पानी से भरे किसी बकेट में, किसी याद करिए बच्चों, अगर किसी रॉड को हम पानी से भरे बाल्टी में डालते हैं तो बच्चों हमें यहां पर वह रॉड, बच्चों हमें वो रॉड टेढ़ा दिखाई देता है। तो मुझे बताइए, यदि कोई गांव का व्यक्ति हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे विज्ञान का ज्ञान ना हो, तो बच्चों क्या सीखिएगा कि जैसे ही रॉड को पानी में डालते हैं, रॉड टेढ़ी हो जाती है, और जैसे ही पानी से बाहर निकालते हैं, रॉड फिर सीधी हो जाती है। बच्चों यही बोलेगा, क्योंकि जो दिख रहा है वो उसे सत्य मानता है। पर विज्ञान ये कहता है बच्चों, रॉड का जो टेढ़ा हो जाना है वो प्रकाश की एक घटना पर आधारित है, शायद जिसे बच्चों हम लोग अपवर्तन के नाम से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नाम से पढ़ते थे। तो बच्चों विज्ञान में यही अप्रमा हमें आभास के रूप में दिखाई देता है। वास्तविकता यह है कि वो रॉड कभी टेढ़ी नहीं होती। बच्चों यही आपको दर्शन में सीखना है, तर्क के माध्यम से, कि हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कौन सा ज्ञान बच्चों, प्रमा। प्रमा मतलब रियलिटी, द रियल नॉलेज, यथार्थ ज्ञान। तो बच्चों तो मैंने आपको दो एग्जांपल दी, रस्सी और सर्प का जो उदाहरण है, ये न्याय शास्त्र के अंतर्गत है बच्चों, इसका आपको प्रयोग करना है। मैंने आपको विज्ञान की भाषा में एक समझाने का प्रयास किया, क्योंकि मुख्यतः जितने विद्यार्थी सीजीपीएससी में आते हैं, मुख्यतः 90% विद्यार्थी विज्ञान की पृष्ठभूमि से आते हैं। और बच्चों अगर नहीं भी आते तो कक्षा 10वीं में हैंगे। प्रकाश का अपवर्तन, बच्चों आप समझ चुके होंगे कि प्रमा और अप्रमा क्या है। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में 2 नंबर एवं 4 नंबर पर ये प्रमा और अप्रमा पूछे जाते हैं। ये बच्चों जो आपने देखा कि प्रमा और आपका अप्रमा, ठीक है। तो बच्चों अगर सीजीपीएससी में आता है तो आपको इतना ही लिखना है कि अप्रमा का कारण है भ्रम, अप्रमा का कारण है संशय। और बच्चों भ्रम और संशय ये होता है, तो न्याय शास्त्र आपको यही सिखाएगा कैसे हम भ्रम और संशय से पार करें और कैसे हम अप्रमा से प्रमा की ओर पहुंचे। यही बच्चों हमारे आज की क्लास का मुख्य आकर्षण होगा। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक है ये न्याय दर्शन। माना कि दर्शन का टॉपिक है, तो बच्चों पर ये आपको विज्ञान की भांति लगेगा, ठीक बच्चों। तो ये प्रमा और अप्रमा के बारे में आपको थोड़ा सा ज्ञान हो गया होगा। बच्चों अगर रस्सी को देखकर हम रस्सी समझे तो ये है प्रमा, और अगर रस्सी को देखकर हम सर्प समझ बैठे, सांप समझ बैठे, बच्चों इसे कहते हैं अप्रमा। आभास जिस शब्द का बच्चों मैंने प्रयोग किया है, तो पाश्चात्य दर्शन में, वेस्टर्न फिलॉसफी में बच्चों आप एक दार्शनिक पढ़ेंगे ब्रेडले। तो ब्रेडले जब बच्चों आप पढ़ेंगे तब आप पढ़ेंगे ट्रूथ एंड अपीयरेंस।
तो इसी प्रमा और अप्रमा को उसने से कहा है ट्रुथ और इसे कहा है बच्चों अपीयरेंस। तो ये आपको पाश्चात्य दर्शन में भी दिखाई देगा। आइए बच्चों देखते हैं कि कैसे हम अप्रमा से प्रमा की ओर जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों आपकी सीजीपीएससी दृष्टिकोण से, और आने वाली जो कक्षाएं हैं उसे पढ़ने के लिए भी आपको इस न्याय दर्शन का जो प्रमा सिद्धांत है बच्चों वो पढ़ना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइए बच्चों कुछ शब्दावली से आपको परिचित कराते हैं। बच्चों एक तो आप जान गए प्रमा, एक होता है बच्चों प्रमाण, एक होता है बच्चों प्रमेय, और एक होता है विद्यार्थियों प्रमाता। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि बोर्ड पर 4 शब्द लिखे हैं। मैं फिर कह देता हूं, प्रमा, इसके बारे में कुछ देर पहले मैं चर्चा कर रहा था। प्रमाण, प्रमेय एवं प्रमाता। अब हम ये देखेंगे बच्चों कि इसकी मीनिंग क्या होती है। प्रमा को तो हम जानते हैं, फिर बच्चों एक बार लिख लेते हैं। प्रमा का तात्पर्य होता है यथार्थ ज्ञान, जैसा कि हमने कुछ देर पहले देखा, यथार्थ ज्ञान। और न्याय दर्शन का वास्तविक उद्देश्य भी यही है बच्चों कि कैसे हम यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो बच्चों न्याय दर्शन में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रमाण पर चर्चा की गई। प्रमाण सिद्धांत कहते हैं बच्चों बेहद महत्वपूर्ण है, और न्याय दर्शन में 4 प्रकार के बच्चों आपके प्रमाण बताए गए, और यही हमको पढ़ना है। यह आपके सिलेबस में मेंशन भी बच्चों। पहला प्रमाण है, इसे कहते हैं बच्चों प्रत्यक्ष, इसे इंग्लिश में परसेप्शन कहते हैं बच्चों। दूसरा प्रमाण है आपका अनुमान, बच्चों आपका तीसरा प्रमाण है जिसे कहते हैं शब्द, और चौथा है बच्चों जिसे हम कहते हैं उपमान। उपमान प्रमाण। तो बच्चों न्याय शास्त्र में 4 प्रकार के प्रमाणों पर चर्चा की गई है, और बच्चों इनमें से सभी चीजें आपके सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आपके लिए बहुत विशेष है। तो 4 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा न्याय शास्त्र में की गई है। बच्चों आपका एक सिलेबस और है मीमांसा। तो मीमांसा दर्शन में भी आपको ये प्रमाण शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, और वहां पर 6 प्रकार के प्रमाण है, और न्याय दर्शन में बच्चों ये प्रमाण आपके 4 है। ठीक है, तो 4 प्रमाण है बच्चों जो क्रमशः है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द एवं उपमान। बच्चों इसको हम लोग सेपरेटली अलग अलग पढ़ेंगे, आज की ही कक्षा में हम इसे कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं बच्चों प्रमेय। बच्चों प्रमेय है बच्चों विषय, विषय अर्थात किसका ज्ञान प्राप्त करना है, जिस सब्जेक्ट का हमें ज्ञान प्राप्त करना है बच्चों, उसे न्याय शास्त्र में प्रमेय कहा जाता है। प्रमेय इज अ सब्जेक्ट जिसके लिए आप प्राप्त करना चाहते हैं क्या, यथार्थ ज्ञान। ठीक है बच्चों। और प्रमाता, प्रमाता का तात्पर्य है बच्चों ज्ञाता से, अर्थात ये हम और आप हैं जिसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है। तो ये ऑब्जर्वर है, ये वह ज्ञाता है जिसे यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है। किस बात का यथार्थ ज्ञान बच्चों, उसे हम प्रमा कहते हैं। और कैसे हम प्रमा को प्राप्त करेंगे, हम कैसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसी के लिए बच्चों न्याय शास्त्र में 4 प्रकार के प्रमाणों पर चर्चा की गई है, जो क्रमशः है प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द एवं बच्चों आपका उपमान। अब बच्चों इसको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है, शब्द क्या है एवं उपमान क्या है। बच्चों एक चीज और रहेगा कि हम बोर्ड पर हर चीज को लिख नहीं सकते, तो हमारा प्रयास होता है कि हम एक्सप्लेन करें, चीजों को आपको समझाएं। इसके लिए आपको थोड़ी सी जो नोट्स होते हैं दर्शन के या जो प्रमाणिक किताबें होती हैं उसका भी बच्चों आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा थ्योरी हम लोग बोर्ड में लिख नहीं सकते, समझाना हमारा मुख्य प्रयास होता है। ठीक बच्चों, तो थोड़ा सा अगर आप लोग नोट्स के सहारे भी अगर अध्ययन करेंगे तो आपके लिए वो ज्यादा बेहतर होगा। नोट्स का लिंक मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष, सेपरेटली पढ़ते हैं बच्चों। प्रत्यक्ष क्या है,
तो जो 3 है उसको हम मिटा लेते हैं बच्चों और टॉपिक डालते हैं न्याय शास्त्र में जो 4 प्रकार के प्रमाण हैं उनमें से प्रत्यक्ष क्या है। तो इसे रहने देते हैं बच्चों, जितने बार दिखेगा उतनी जल्दी वो आपको याद रहेगा। आइए आते हैं प्रत्यक्ष। बच्चों प्रत्यक्ष का मतलब होता है परसेप्शंस। अगर सिंगल लाइन में लिखूं बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम सब जानते हैं बच्चों कि हमारी इंद्रियां ना, हमारे सेंस ना, जो मैं बच्चों पढ़ाया था 5 इंद्रियां और एक आपका मन, 6 इंद्रियों के बारे में पढ़ाया था बच्चों। तो जो इंद्रियां होती हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो सेंस है, प्रत्यक्ष क्या है बच्चों, और ये आपका विषय है, सब्जेक्ट है। तो प्रत्यक्ष का तात्पर्य होता है बच्चों कि जो विषय है उसका इंद्रियों से साक्षात संपर्क होना चाहिए। बच्चों ध्यान देंगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ यूर सेंस विद द सब्जेक्ट, उसे कहते हैं बच्चों प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष के लिए यह आवश्यक है कि आपकी इंद्रियों का विषय के साथ साक्षात संपर्क होना चाहिए। कि बच्चों जैसे मैं ये कहता हूं कि ये डस्टर है, मुझे इसका ज्ञान प्राप्त करना है बच्चों, मैं और ये डस्टर, मेरी आंखें, मेरी त्वचा इस डस्टर को ज्ञान प्राप्त कर रही है बच्चों, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष या परसेप्शन। और ये एक ऐसा प्रमाण है जिसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यह पूर्णतः एक स्वतंत्र प्रमाण है। क्योंकि बच्चों जिसका प्रत्यक्ष हो गया उसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष एक स्वतंत्र प्रमाण है। बच्चों एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपके पास आपका मित्र आता है और आपका मित्र ये कहता है कि अरे यार आज कॉलेज की छुट्टी है। तो बच्चों ये अप्रत्यक्ष ज्ञान है, क्योंकि आपका मित्र आपको आके बता रहा है कि आज कॉलेज की छुट्टी है, आज कॉलेज नहीं है। पर बच्चों इसका सबसे अच्छा उपाय होगा कि आप गाड़ी उठाएं और स्वयं कॉलेज जाएं। और अगर आप कॉलेज जाते हैं और कॉलेज की गेट में ताला लगा हुआ है तो बच्चों आपको ज्ञान मिल गया कि आज कॉलेज बंद है, क्योंकि आप सीधा वहां पहुंच गए, आपकी इंद्रियों का कॉलेज के साथ संपर्क स्थापित हो गया। अब आपको किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यह समझ आया बच्चों। तो प्रत्यक्ष न्याय दर्शन में एक स्वतंत्र प्रमाण है और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है, क्योंकि इस प्रमाण में विषय के साथ आपकी इंद्रियों का साक्षात अनुभव होता है, साक्षात संपर्क होता है। क्लियर बच्चों। यहां पर ये जो प्रत्यय है बच्चों, प्रत्यक्ष है, ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है लौकिक प्रत्यक्ष और एक होता है बच्चों अलौकिक प्रत्यक्ष। बच्चों इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये शब्द बच्चों आपने सुना होगा, लौकिक एंड अलौकिक। बच्चों अलौकिक से तात्पर्य उन विषयों से है जिनका आप अपनी सामान्य इंद्रियों से साक्षात अनुभव नहीं कर सकते, जैसे कि ईश्वर, जैसे कि आत्मा, जैसे कि स्वर्ग। ये जो चीजें हैं बच्चों इसे हम कहते हैं अलौकिक दुनिया। ये जो अलौकिक विषय हैं जैसे कि ईश्वर, जैसे कि आत्मा, बच्चों इनका प्रत्यक्ष बच्चों आप कर सकते हैं मन से, क्योंकि ये विषय आंतरिक है बच्चों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसलिए मन के साथ इनका संपर्क होता है। और लौकिक मतलब होता है बच्चों सांसारिक, यानी जिस संसार में हम रहते हैं, जो दुनिया हम देख रहे हैं, जो जगत हम देख रहे हैं, इसका अनुभव करना। बच्चों तो इस आधार पर आपके प्रत्यक्ष भी 2 होते हैं। एक लौकिक विषय के प्रत्यक्ष, ये जगत, ये दुनिया, ये हम, ये आप, ये पशु, ये पक्षी। और बच्चों कुछ विषय ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अलौकिक है, जैसे कि ईश्वर, आत्मा। बच्चों इनका प्रत्यक्ष आप अपने सामान्य इंद्रियों से नहीं कर सकते, इसका प्रत्यक्ष आपको मन से होता है। तो वो है बच्चों ईश्वर और क्या, आत्मा। तो ये न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष के 2 प्रकार हो गए बच्चों, एक लौकिक और एक अलौकिक प्रत्यक्ष। और याद रखिए बच्चों प्रत्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है, क्योंकि जब विषय के साथ हमारी इंद्रियों का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है बच्चों, तो हमें किसी अन्य प्रमाण की
आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक बच्चों, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि प्रत्यक्ष किस प्रकार का प्रमाण है। बच्चों ये चीजें आप लोग चार्वाक दर्शन में पढ़ेंगे, इसलिए इसको यहां पढ़ना बेहद महत्वपूर्ण है। ये सिलेबस में मेंशन नहीं है आपके, किंतु जब आप चार्वाक दर्शन पढ़ेंगे तो चार्वाक दर्शन के अंतर्गत बच्चों ये शब्द आएगा। इसलिए मैं आपको पहले से बता देता हूं ताकि चार्वाक दर्शन को पढ़ने में आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। बच्चों हमने देख लिया कि आपका प्रत्यक्ष क्या है, और सीजीपीएससी में 2 नंबर पे आएगा बच्चों। अगर आप इतना भी लिख दें तो आपका नंबर हो गया। बस एक बात याद रखिएगा बच्चों कि प्रत्यक्ष के लिए इंद्रियों का विषय के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो बच्चों हम उसको प्रत्यक्ष नहीं कहते। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। माना कि न्याय दर्शन में सिर्फ प्रमा का उल्लेख है सिलेबस में बच्चों, परंतु मैंने बताया कि हम इसे इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब आप चार्वाक के अंतर्गत ज्ञान मीमांसा पढ़ेंगे तो बच्चों ये शब्द वापस आएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब आते हैं हम लोग दूसरे शब्द पे। ठीक है, दूसरे प्रमाण पे जो बेहद महत्वपूर्ण बच्चों और बेहद रोचक भी है। ठीक है, और इसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अब बच्चों वो है आपका अनुमान, बेहद इंपॉर्टेंट अनुमान प्रमाण। देखिए बच्चों हम और आप भी अपने जीवन में है ना अनुमान लगाते हैं। ठीक, आज वर्षा होगी, पर बच्चों जो हम अनुमान लगाते हैं वो ब्लाइंड लगाते हैं। ठीक है, उसका कोई आधार नहीं होता। न्याय शास्त्र बच्चों एक ऐसा भारतीय दर्शन है जो तर्क शास्त्र का जनक माना जाता है, लॉजिकल होगा बच्चों। यहां पर जो अनुमान है वो विशेष रूप से है बच्चों, और आप इसे पढ़िएगा। मेरा मानना यह कि अब तक जितना भी आपने चैप्टर पढ़ा है सबसे इंटरेस्टिंग आपको ये लगेगा। अनुमान है क्या बच्चों? अनुमान 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु धन मान। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, अनु का मतलब होता है बच्चों पूर्व। ठीक है, और मान का मतलब होता है बच्चों ज्ञान। अर्थात न्याय शास्त्र में जिस अनुमान की बात की गई बच्चों वो पूर्व ज्ञान पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, शाब्दिक अर्थ से ही हमारा आंसर फ्रेम होना प्रारंभ हो चुका है बच्चों। तो अनुमान 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु और धनमान। अनु का तात्पर्य होता है पूर्व, और बच्चों मान का तात्पर्य होता है ज्ञान। अर्थात न्याय शास्त्र में जिस अनुमान की बात की गई है बच्चों वह पूर्व ज्ञान पर आधारित रहता है। बच्चों मैं आपको अनुमान एक उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं तो शायद आपको अनुमान रोचक लगे। आइए बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं। बच्चों ये एक पर्वत है, ये एक पहाड़ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसी के समानांतर कुछ दूरी पर एक व्यक्ति है। ये एक ऑब्जर्वर है, ये एक ज्ञाता है। ठीक है, जो उस पहाड़ से कुछ दूरी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब इस पहाड़ के ऊपर से उस ज्ञाता को बच्चों धुआं उठता दिखाई देता है, स्मोक। ठीक है, तो ये जो ज्ञाता है हम और आप हैं बच्चों, इसे पहाड़ के ऊपर से धुआं दिखाई देता है। अर्थात यह जो ज्ञाता है बच्चों वो धुएं का प्रत्यक्ष कर रहा है। बच्चों ये है धुआं। ठीक है, ये जो ज्ञाता है बच्चों वो धुएं का प्रत्यक्ष कर रहा है। अब आप बच्चों प्रत्यक्ष का मीनिंग आप जानते हैं, यानी ये ज्ञाता के जो इंद्रिय हैं उसके जो सेंस है वो देख रहे हैं किसको, धुएं को। तो यहां पर ज्ञाता जो है बच्चों वह प्रत्यक्ष कर रहा है धुएं का, और धुआं उठ रहा है बच्चों कहां से, एक पहाड़ से। अब जो ये ज्ञाता है बच्चों, ये जो हम और आप हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं बच्चों, ये व्यक्ति दूर खड़े होकर यह देखता है कि पर्वत के ऊपर से धुआं उठ रहा है, यानी यह व्यक्ति धुएं का प्रत्यक्ष कर रहा है। अब बच्चों जब वो धुआं को देखता है तब वह व्यक्ति यह अनुमान लगाता है कि अवश्य इस पर्वत पर आग लगी है।
यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है बच्चों कि यहां पर जो आग है, ये जो फायर है, इसे यह ज्ञाता नहीं देख रहा है, ये इसके लिए अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष तो वो धुएं का कर रहा है, किंतु बच्चों वह ज्ञान प्राप्त कर रहा है आग का, और वो ये कहता है, वह ये अनुमान लगाता है कि अवश्य इस पर्वत पर क्या लगी है, आग। किंतु बच्चों वो आग को देख नहीं रहा है। देखिए यहां पर उस ज्ञाता का जो अनुमान है बच्चों, वो एक सटीक गणित के आधार पर है, क्योंकि वह देख रहा है कि पर्वत के ऊपर से क्या उठ रहा है, धुआं। बच्चों अनुमान के लिए इसका मतलब यहां पर यह है कि 3 चीजें आवश्यक होती है। तो अनुमान के बच्चों 3 अंग होते हैं, 3 अंग, ठीक है, 3 एलिमेंट्स इन अनुमान। ध्यान देंगे बच्चों, बेहद महत्वपूर्ण है, और फिर इसे हम लोग इस उदाहरण में देखेंगे। बच्चों एक होता है हेतु, एक होता है बच्चों पक्ष, और एक होता है बच्चों साध्य। समझाता हूं बच्चों क्या है। एक है बच्चों हेतु, एक है आपका पक्ष, और एक है आपका साध्य। बच्चों दिए गए मेरे उदाहरण में अगर आप ध्यान दें, ये तो बच्चों ज्ञाता है जो देख रहा है धुएं को और अनुमान लगा रहा है किसका बच्चों, आग का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना बच्चों, उसने अनुमान किसका लगाया है, आग का। ठीक है, तो यहां पर 3 चीजें हैं बच्चों। अब देखिए बगल में लिखा हेतु, धुआं, यानी जिसका प्रत्यक्ष हो रहा है। पक्ष बच्चों आपका पर्वत, जहां पर उसे धुआं दिखाई दे रहा है। और बच्चों साध्य, जिसका वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है। और बच्चों वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है किसका, आग। तो अब आप भली भांति समझ गए होंगे बच्चों कि अनुमान के 3 अंग होते हैं। पहला है हेतु, जिसका हम प्रत्यक्ष करते हैं, जहां पर प्रत्यक्ष करते हैं वो है बच्चों आपका पक्ष, और जिसके आधार पर हम जो अनुमान लगाते हैं, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं बच्चों, उसे कहते हैं साध्य। ये है बच्चों आपका अनुमान। पर एक प्रश्न अब भी यह है बच्चों कि उसे कैसे पता, इस ज्ञाता को कैसे पता कि धुआं उठ रहा है तो अवश्य वहां पर आग लगी होगी। तो बच्चों ये इस ज्ञाता को पहले से पता है। हमने क्या कहा था बच्चों, अनुमान पूर्व ज्ञान पर आधारित है। तो इस ज्ञाता को यह पूर्व ज्ञान है, उसके अपने लोगों ने, उसके माता पिता ने उसे ये बताया है, उसके शिक्षक ने ये बताया है बेटा कि जहां धुआं उठेगा आप समझ जाना कि वहां पर अवश्य क्या लगी है, आग। तो वर्षों के अनुभव से यह बच्चों तैयार होता है, जिसे हम कहते हैं पूर्व ज्ञान। अर्थात यह जो ज्ञाता है उसे पता है पहले से कि अगर धुआं उठ रहा है तो अवश्य ही वहां पर कहीं ना कहीं क्या लगी है, आग। इसका मतलब ये बच्चों कि न्याय दर्शन में ये जो हेतु है और ये जो साध्य है, जो हमारे उदाहरण में बच्चों धुआं और आग है, बच्चों इसे न्याय दर्शन में बच्चों व्याप्ति संबंध कहते हैं। बिल्कुल नोटेबल पॉइंट है, व्याप्ति संबंध। व्याप्ति संबंध, और ये संबंध है बच्चों हेतु और साध्य के मध्य। हेतु और साध्य, अगर मैं अपने दिए गए उदाहरण के आधार पर आपसे पूछूं बच्चों, यह संबंध है धुआं और आग के मध्य। सर ये किस प्रकार का संबंध है बच्चों, देखिए कैसे यह व्याप्ति संबंध बनता है हेतु और साध्य के मध्य। आप देखिएगा बोर्ड पर, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। ये जो बच्चों हमने एक संबंध बनाया है धुआं और आग के मध्य, बच्चों इसी संबंध को न्याय शास्त्र में बच्चों व्याप्ति संबंध कहते हैं। और बिना व्याप्ति संबंध के बच्चों अनुमान अधूरा है। तो पूरा अनुमान जो है बच्चों वह इसी व्याप्ति संबंध पर ही आधारित है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो व्याप्ति संबंध है बच्चों ये अनुमान का प्राण है। अगर ये संबंध नहीं होगा तो हम कभी भी अनुमान
नहीं लगा सकते। और यह जो संबंध है बच्चों वो वर्षों के अनुभव से प्राप्त हुआ है। सपोज करिए कि पहली बार किसी व्यक्ति ने धुआं देखा होगा फर्स्ट टाइम, तो वो समझ नहीं पाया होगा कि वहां पर आग लगी है कि नहीं। फिर बच्चों वो व्यक्ति पास जाकर देखा होगा, उसने प्रत्यक्ष किया होगा यार यहाँ तो आग लगी है। ऐसा कई लोगों ने किया होगा। तो जब एक ही घटना को कई लोग रिपीट करते हैं बच्चों तो वो बन जाता है यूनिवर्सल। तब जाकर ये संबंध बना होगा कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। तो वर्षों के साक्षात अनुभव से यह व्याप्ति संबंध बना है बच्चों। इसलिए न्याय दर्शन में इस व्याप्ति संबंध को बच्चों सार्वभौमिक माना गया है। बच्चों सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल। तो व्याप्ति संबंध वही सही है जो सार्वभौमिक होना चाहिए। सार्वभौमिक मतलब बच्चों यूनिवर्सल, यानी अगर मैं इंग्लैंड में हूं, चाहे अमेरिका में हूं, चाहे भारत में हूं, किसी भी परिस्थिति में हूं बच्चों, जहां धुआं उठता है वहां पर आग लगी होती है। दैट्स व्हाई यह जो व्याप्ति रिलेशन है बच्चों, इसे न्यायशास्त्र में सार्वभौमिक माना गया है। यदि यह सार्वभौमिक नहीं है तो बच्चों समझ जाइए कि फिर वो व्याप्ति संबंध भी नहीं है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं बच्चों, सपोज करें कि जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है, तो बच्चों ये जो व्याप्ति संबंध हमने बनाया इसका उल्टा बच्चों सत्य नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें आग लगने के पश्चात भी धुआं नहीं उठता। जैसे बच्चों हमारा एलपीजी, आप सिलेंडर यूज करते हैं बच्चों, धुआं नहीं उठता। इसका मतलब आप हर संबंध को व्याप्ति संबंध नहीं कह सकते। व्याप्ति संबंध ऐसे संबंध हैं जो सार्वभौमिक होने चाहिए, यानी किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति में वो सत्य होने चाहिए। तभी बच्चों हम उसको व्याप्ति संबंध की संज्ञा देते हैं। और इसी व्याप्ति संबंध पर ही बच्चों न्याय शास्त्र का यह संपूर्ण अनुमान आधारित है। बच्चों हमने देखा अनुमान जिसका मुख्य आधार होता है आपका व्याप्ति संबंध। तो बच्चों अगर आप इतना लिख दें तो आपकी सीजीपीएससी में आपके लगभग 4 नंबर का यह प्रश्न बनेगा। और बच्चों मैंने आपको पहले कहा है कि जब आप चारवाक दर्शन पढ़ेंगे तो आप इन शब्दों को पुनः पढ़ेंगे, क्योंकि चारवाक दर्शन में आपके सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में विशेष रूप से इसके बारे में लिखा है बच्चों, इसलिए आप पढ़ लीजिएगा। तो आप ये समझ गए हो बच्चों कि अनुमान कोई ब्लाइंड या तुक्का नहीं होता। न्याय शास्त्र में अनुमान का मुख्य आधार है बच्चों, वो है आपका व्याप्ति संबंध, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और व्याप्ति संबंध को न्याय दर्शन में बच्चों यूनिवर्सल अर्थात सार्वभौमिक माना गया है। और वो सार्वभौमिक होना चाहिए तभी वह व्याप्ति संबंध होगा। तो बच्चों ये हमारा आपका न्याय हो गया, सॉरी क्या अनुमान हो गया। अब बच्चों हम अध्ययन करेंगे शब्द एवं उपमान प्रमाण का। जैसा बच्चों हम पहले देख चुके हैं कि 4 प्रकार के प्रमाण होते हैं, तो उनमें से 2 हमने इस वीडियो में देखा बच्चों। अब आने वाले जो आपके 2 प्रमाण हैं वो आपके क्रमशः हैं शब्द प्रमाण एवं उपमान प्रमाण। आइए बच्चों देखते हैं शब्द प्रमाण क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों शब्द प्रमाण। बच्चों समझने का प्रयास करिएगा कि यह किस प्रकार का प्रमाण है। शब्द प्रमाण के लिए 2 चीज बच्चों बहुत आवश्यक है। आप्त पुरुष एवं आप्त वचन। अब बच्चों आप ये कहेंगे कि सर ये आप्त का मीनिंग क्या है? सर इस आप्त का अर्थ क्या होता है? बच्चों इस आप्त का मीनिंग होता है विश्वसनीय। अर्थात बच्चों जिस पर हम भरोसा करते हैं, क्रेडिबल पर्सन। तो बच्चों शब्द प्रमाण के लिए आवश्यक है आप्त पुरुष एवं उसके आप्त वचन। और आप्त का बेसिक मीनिंग होता है बच्चों वो होता है आपका विश्वसनीय, क्रेडिबल, यानी जिस पर हम भरोसा करते हैं। बच्चों इसे एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि बच्चों आपने अपने घर में भी देखा होगा कथा होती है, तो कथा के वाचन के लिए बकायदा हम लोग पुरोहित को बुलाते हैं। बच्चों ये कथा वाचक होते हैं पुरोहित, और इसे हम स्वयं बुलाते हैं।
फिर ये पुरोहित हमारे घर में विधि विधान द्वारा कथा का वाचन करते हैं। और सारे श्रद्धालु बैठकर कथा जो पुरोहित द्वारा कही गई है बच्चों, उस पर विश्वास करते हुए उस कथा को सुनते हैं और उसमें निहित सार को जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। अब बच्चों, अगर मैं ये कहूं कि ये जो पुरोहित है, ये जो कथा कह रहा है, ये जो वाचन कह रहा है, क्या यह सत्य है? क्या यह प्रमा है? क्या उसके द्वारा दिया गया ज्ञान सत्य है? तो बच्चे याद रखिएगा, यहां पर पुरोहित हमें कथा सुनाते हैं और उस कथा को हम लोग वास्तविक मानते हैं, क्योंकि हमारी नजरों में ये जो पुरोहित है बच्चों, वह विश्वसनीय व्यक्ति है, वह शास्त्र सम्मत है, वह शास्त्रों का ज्ञाता है, इसलिए पुरोहित को हम स्वयं बुलाते हैं। और पुरोहित शास्त्र के अनुसार हमें जो भी ज्ञान देता है, उस ज्ञान को हम अक्षरशः हम सत्य मानते हैं। तो यहां पर ये जो पुरोहित है बच्चों, वह बन गया आप्त पुरुष, और जो उसने कथा वाचन की बच्चों, वह बन गया उसका आप्त वचन। इसी प्रकार बच्चों, हम और आप अपने जीवन में जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं बच्चों, हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो हमने ज्ञान प्राप्त किया शिक्षक से। हमने शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान को सत्य माना, क्योंकि बच्चों शिक्षक हमारी नजरों में, हमारे दृष्टिकोण में विश्वसनीय है। हमने कभी भी शिक्षक के ज्ञान पर संदेह व्यक्त नहीं किया, उसे सदैव सत्य माना। क्यों? क्योंकि शिक्षक हमारे दृष्टिकोण से एक आप्त पुरुष है, इसलिए वो जो कुछ भी ज्ञान देगा वह प्रमा की कैटेगरी में आएगा। मतलब बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जो शब्द प्रमाण है वो किसी और के द्वारा हम उसमें ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे शिक्षक, जैसे कि यहां पर कथावाचक की भूमिका में पुरोहित। इसी प्रकार बच्चों डॉक्टर, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बच्चों डॉक्टर के पास हम स्वयं जाते हैं, वो हमारे पास नहीं आता। डॉक्टर हमारा इलाज करता है, प्रिस्क्राइब करता है, बच्चों में कुछ समझ नहीं आता वो क्या लिखा है, क्योंकि हमारे पास डॉक्टर की तरह ज्ञान नहीं है, परंतु फिर भी हम डॉक्टर द्वारा किए गए इलाज को सत्य मानते हैं, उसके द्वारा जो प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है सत्य। क्यों? क्योंकि बच्चों हमारी नजरों में जो डॉक्टर है वह विश्वसनीय है। कि बच्चों यहां पर जो हमें ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान का आधार है कि ज्ञान देने वाला जो व्यक्ति है वह हमारी नजरों में एक विश्वसनीय व्यक्ति है। अगर बहुत होगा बच्चों, हम पुरोहित के ज्ञान पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं है कि जो पुरोहित बता रहे हैं वो सत्य है। अगर बच्चों मैं पुरोहित से पूछता हूं कि पंडित जी आपने ये जो कथा सुनाई है क्या ये सत्य है, मैं कैसे इसे सत्य मान लूं? तो पंडित जी कहेंगे, बेटा अगर तुम मुझे सत्य नहीं मानते कोई बात नहीं, पर मैंने जो कथा सुनाई है वो मैंने नहीं लिखी है, उस कथा का उल्लेख वेदों में है, उस कथा का उल्लेख शास्त्रों में है। वो आपको बुक निकाल के दिखा देगा बच्चों, तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बच्चों जो लोग आस्तिक हैं, जो लोग धार्मिक हैं, वो वेदों को मानते हैं। अर्थात बहुत अधिक होगा बच्चों तो हम आप्त पुरुष के सोर्स को, स्रोत को जानने का प्रयास कर सकते हैं। कि बच्चों इसका मतलब ये है कि हम और आप ने अपने जीवन में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया है, मेरा दृष्टिकोण है बच्चों कि उस ज्ञान का 90% भाग हमने शब्द प्रमाण के रूप में ग्रहण किया है, क्योंकि हमने अपने शिक्षक पर, अपने प्रोफेसर पर भरोसा किया है, वो हमारी नजरों में विश्वसनीय थे, इसलिए उन्होंने हमें जो कुछ भी ज्ञान दिया उस ज्ञान का हमने अक्षरशः पालन किया। बच्चों आपने देख लिया आपका शब्द प्रमाण। अब हम मूव करते हैं हमारे चौथे प्रमाण पर। बच्चों ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रमाण है, ठीक है, और उसे कहते हैं उपमान प्रमाण। और ये न्यायशास्त्र का बच्चों आपका चौथा प्रमाण है, उपमान प्रमाण। बच्चों अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपने इस शब्द को कहीं ना कहीं पर सुना है ना। हिंदी साहित्य जब पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, तो हम लोग अलंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार पढ़ते हैं, और उस उपमा अलंकार में आपने उपमेय, उपमान के बारे में पढ़ा। शायद बच्चों जो उपमा अलंकार होता है उसमें हम तुलना करते हैं, तुलना के आधार पर शायद आपने उपमा अलंकार पढ़ा होगा, और जिससे तुलना करते हैं बच्चों उसे उपमान कहते थे। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, पर ये वही वाला उपमान है। उपमान का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों तुलना, कंपैरिजन। आइए देखते हैं बच्चों ये किस प्रकार का प्रमाण है।
हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आइए सपोज करिए बच्चों कि कोई व्यक्ति है राम, जो सैर के लिए जंगल जा रहा है। ध्यान दीजिएगा बच्चों एग्जाम्पल पर। राम एक व्यक्ति है जो सैर के लिए, सैर सपाटे के लिए जंगल जा रहा है, ठीक है। और रास्ते में राम को उसका मित्र श्याम मिलता है। तो श्याम पूछता है राम से कि मित्र कहां जा रहे हो? तो राम कहता है कि मैं जंगल जा रहा हूं। तो फिर श्याम कहता है राम से, यदि तुम जंगल जा रहे हो तो फिर इस मौसम में आपको जंगल में एक विशेष प्रकार का पशु मिलेगा जिसे नील गाय कहते हैं। तो श्याम यहां पर राम को सलाह दे रहा है कि जंगल जा रहे हो तो अवश्य नील गाय को देखना। तो यहां पर राम कहता है यार मैंने तो कभी नील गाय देखी नहीं है, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये नील गाय है? तो यहां पर श्याम ने उत्तर दिया कि तुमने अपने घर में गाय तो देखी होगी। राम ने कहा हाँ गाय देखी। तो श्याम ने कहा कि अगर जंगल जाओगे तो इस गाय से तुलना करना, जो तुम्हें गाय की तरह दिखाई देगी, हल्का सा ब्लू कलर होगा, समझ जाना कि वो नील गाय है। ठीक है बच्चों। अब ये राम जंगल गया। जब ये राम जंगल गया तो इसने नील गाय का प्रत्यक्ष किया। जंगल जाकर ना बच्चों, प्रत्यक्ष मतलब अपनी इंद्रियों से राम ने नील गाय को देखा। और बच्चों राम नील गाय को पहचान गया। किस आधार पर पहचान गया? क्योंकि उसने नील गाय की तुलना कर दी बच्चों, किससे? गाय से। ध्यान दीजिए, तो राम को यहां पर जो नील गाय का ज्ञान प्राप्त हुआ बच्चों, ये ज्ञान तो उसे प्रत्यक्ष से ही मिला है, परंतु इस ज्ञान का आधार है बच्चों गाय से उसकी तुलना। इसलिए उपमान एक अलग प्रमाण बन गया, क्योंकि अगर वह गाय को नहीं जानता तो नील गाय को देखने के पश्चात भी वो कभी नील गाय का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। बच्चों यहां पर जो राम को नील गाय का ज्ञान प्राप्त हुआ है बच्चों, उसका आधार है कि उसने नील गाय और गाय की तुलना कर दी। इसलिए बच्चों इस प्रमाण को उपमान प्रमाण कहते हैं। और उपमान का मतलब होता है बच्चों तुलना। एक विशेष बात और बच्चों कि तुलना सादृश्यता के आधार पर होनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर ये सादृश्यता क्या होता है? एक जैसे दिखने वाली दो वस्तुओं के मध्य तुलना। ठीक बच्चों, तो अब बताइए ये जो उपमान प्रमाण है इसका आधार क्या है? इसका आधार है बच्चों तुलना। अगर तुलना नहीं कर पाएंगे तो आपको वास्तविक ज्ञान नहीं मिलेगा। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं कि न्याय शास्त्र में, न्याय दर्शन में प्रमाण के रूप में 4 प्रकार के प्रमाण की चर्चा हुई, जो हमने आज की वीडियो में कंप्लीट किया। यदि बच्चों आपको किसी प्रकार का संशय होता है तो आप नोट्स और पीडीएफ या जो भी अन्य स्रोत है उसकी भी सहायता आप ले सकते हैं। मेरा जो मुख्य ध्यान था बच्चों वो ये था कि जो कठिन शब्दावली है उसको आपके लिए अत्यंत सरल कर पाऊं बच्चों। तो ये था हमारा न्याय दर्शन के अंतर्गत प्रमाण सिद्धांत।